आप सबने न्यूज में ऐसी बहुत सारी खबरें सुनी होंगी कि नया जीएसटी आ जाने के कारण क्या क्या हो रहा है, नए जीएसटी रिफॉर्म के कारण चीजें सस्ती हो जाएंगी। बहुत सारे इस तरह के न्यूज आर्टिकल्स आप लोगों ने सुने होंगे कि जीएसटी 2.0 आ जाने के बाद चीजें सस्ती हो गई है, जीएसटी जो है वो और ज्यादा सिंप्लीफाई हो चुका है। आपने इस तरह के भी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर इस तरह के पोस्ट देखे होंगे कि किस तरीके से जो अर्लियर हमारा टैक्स सिस्टम था या जो जीएसटी से रिलेटेड टैक्स स्लैब्स थे उसको मॉडिफाई कर दिया गया है, उसमें चीजों को और ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया गया है। तो आज के इस छोटे से डिस्कशन में हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जीएसटी है क्या, जीएसटी को लाया क्यों गया था, किस पर्पस से लाया गया था, क्यों, क्योंकि जब तक आप इन चीजों को नहीं समझेंगे यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द रिसेंट रिफॉर्म वुड मीन टू यू, या फिर ये जो रिसेंट रिफॉर्म लाए गए हैं ये क्यों लाए गए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स start our discussion with respect to GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, या फिर जिसको अपोजिशन वाले क्या बोलते हैं, गब्बर सिंह टैक्स। तो आज हम लोग इसी जीएसटी की कहानी को शुरू करते हैं। हल्का सा मैं आपको बैकग्राउंड में ले जाना चाहूंगा। वैसे आप लोग ये बात जानते होंगे कि जब हम टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स को ब्रॉडली दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया जाता है। एक को हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, दूसरे को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि जो पे कर रहा है उसी के ऊपर टैक्स का इंपैक्ट पड़ रहा होता है। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, अगर मैं इनकम टैक्स पे करता हूं तो उसका इंपैक्ट मेरे ऊपर ही पड़ रहा होता है, यानी कि वो मेरे ही पॉकेट से जा रहा होता है। ऑन दी अदर हैंड जब हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे होते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स में पे कोई और कर रहा होता है जबकि उसका इंपैक्ट किसी और के ऊपर पड़ रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं खाने के लिए तो जो आप अपना बिल पे करते हैं उसमें आपने देखा होगा कि नीचे जीएसटी लिखा रहता है, लेकिन क्या वो टैक्स आप खुद सरकार को दे रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो टैक्स आपके बिहाफ पर वो रेस्टोरेंट या उस रेस्टोरेंट का ओनर जो है वो गवर्नमेंट को देता है, लेकिन एक्चुअली में वो किसके पॉकेट से गया? एक्चुअली में वो तो हमारे और आपके पॉकेट से गया ना। तो इस तरह के टैक्स को हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। फाइन। नाउ अगर हम बात करें तो भारत में जो टैक्स रिजीम रहा है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहा है। आज भी अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि भारत में अगर आपको टैक्स पे करना है या टैक्स फाइल करना है तो आपको एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है। एक सिंपल इनकम टैक्स फाइल करने के लिए भी आपको सीए हायर करना पड़ता है। सिमिलरली ऐसा ही सिस्टम इनडायरेक्ट टैक्स से भी रिलेटेड रहा है। भारत में बहुत अलग अलग तरीके के इनडायरेक्ट टैक्स लगा करते थे। इन्हीं इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में एक रिफॉर्म लाने के लिए या फिर आप बोल सकते हैं कि इस पूरे इनडायरेक्ट टैक्स के जो रिजीम है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इन द ईयर 2017, टू बी मोर प्रिसाइज ऑन 1 जुलाई 2017 a new era of tax reform was brought in India और जीएसटी को भारत में इंप्लीमेंट किया गया। क्या भारत ही विश्व में पहला ऐसा देश था? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं बात करूं तो जीएसटी जो है वो वर्ल्ड में सबसे पहले फ्रांस में इंप्लीमेंट किया जा चुका था एंड एज फार एज आई कैन रिमेंबर द ईयर वाज 1954। इट मींस व्हाट? ये कहानी जो है वो बहुत पुरानी है। अभी अगर हम बात करें तो लगभग वर्ल्ड के सैकड़ों देशों में, लगभग हंड्रेड्स ऑफ कंट्रीज में जीएसटी जैसा सिस्टम चल रहा है। हाँ, नाम कुछ आगे पीछे हो सकता है बट हाँ जीएसटी जैसा ही सिस्टम चल रहा है। इट मींस व्हाट? इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड जो सिस्टम है वो सिंप्लीफाई है वहां पर भी। इसी कंटेक्स्ट में भारत में भी ये कोशिश की गई और इस कोशिश की शुरुआत को आप 2000 से ही कनेक्ट कर सकते हैं। 2000, द ईयर वाज 2000 व्हेन इन इंडिया देयर वाज द गवर्नमेंट ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्हीं के टाइम में सबसे पहले जीएसटी जैसा एक टैक्स रिफॉर्म लाने की बात शुरू हुई थी। उस टाइम एक कमेटी बनाई गई थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है उसमें आपके विमल जलान थे, आपके फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर सी रंगराजन वगैरह थे। इन सब ने मिलकर इस तरह का एक रिफॉर्म इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड अपनी तरफ से इन लोगों ने रिकमेंड किया था। बट मेन जो डिस्कशन स्टार्ट होता है वो होता है 2003-4 से। 2003-4 में एक कमेटी बनाई जाती है जिसको हम कहते हैं केलकर टास्क फोर्स। इसी केलकर टास्क फोर्स ने सबसे पहले जीएसटी जैसा कॉन्सेप्ट जो है वो भारत में बताया था कि जीएसटी लाया जाना चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा कि इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएंगे भारत में। लेकिन फिर आप जानते हैं कि बहुत लंबा समय लग गया, यूपीए की सरकार आ गई, 2005 में
उस टाइम के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम जी, उन्होंने इस बात को मेंशन किया था कि बाय 2010 हम भारत में जीएसटी ला देंगे, लेकिन फिर कॉम्प्लेक्सिटीज के कारण जो है वो चीजें आगे बढ़ती चली गई। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूपीए गवर्नमेंट यानी कि कांग्रेस के साथ जो उस टाइम कोलिशन गवर्नमेंट थी यूपीए, 2009 में जो यूपीए 2 आया था, उसमें उन लोगों ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी प्रेजेंट किया था। क्यों? क्योंकि अगर आप जीएसटी को इंप्लीमेंट करना चाह रहे थे तो इसमें स्टेट्स के भी फिस्कल फेडरलिज्म पर क्वेश्चन खड़ा होता था। तो इस तरह के अगर आप किसी प्रोविजन को भारत में लाना चाहते हैं तो फॉर दैट यू विल हैव टू ब्रिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। और ये नॉर्मल ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी नहीं था। क्यों? क्योंकि इसमें आपको लोकसभा और राज्यसभा यानी कि लोअर हाउस और अपर हाउस में जो है वो मेजोरिटी तो चाहिए ही थी, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए ही थी। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल आल्सो हैव टू टेक रेटिफिकेशन फ्रॉम एटलीस्ट 50% ऑफ द स्टेट्स। तो आपको 50% स्टेट से भी इसको पास कराना था। क्यों? क्योंकि ये फिस्कल फेडरलिज्म वाला मुद्दा था। तो बिल तो लाया गया, लेकिन फिर अलग अलग क्या बोलते हैं डिबेट, डिस्कशन, स्टैंडिंग कमेटी वगैरह इन सब कारणों से ये बिल पास नहीं हो पाया था। और इतने में क्या हुआ, 2014 में यूपीए की सरकार गिर गई। जैसे ही हाउस डिसॉल्व हुआ सरकार क्या गिर गई, जैसे ही जब टर्म टाइम पीरियड पूरा हुआ तो आप जानते हैं कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होते हैं वो तो ऑटोमेटिकली लैप्स कर जाते हैं। तो अब जिम्मेदारी आ गई जो नई सरकार आई थी 2014 में मोदी जी की सरकार पर, मोदी 1.0। यहां से जो है अरुण जेटली जी, आपने नाम सुना होगा, अब तो फॉर्मर हो गए हैं, अब तो दिवंगत हो चुके हैं। तो वो मोदी 1.0 में फाइनेंस मिनिस्टर बने और फिर उन्हीं के नेतृत्व में जीएसटी को आगे इंप्लीमेंट करने की बात की गई। तो इसी कंटेक्स्ट में भारत में ऑन द 1 जुलाई 2017 जीएसटी वाज ब्रॉट। तो ये था एक ब्रीफ ओवरव्यू जीएसटी कैसे भारत में आया। अब जरा कहानी को आगे बढ़ाते हैं, आखिर जीएसटी में लाया क्या गया था। देखिए, जीएसटी भारत में लाया गया है, इसको हम बोलते हैं एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। व्हाट इज दिस डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स? इसका सिंपल सा ये मतलब है कि जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो केवल फाइनल कंज्यूमर के ऊपर अप्लाई होता है। सर इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, जब हम किसी भी चीज का प्रोडक्शन करते हैं ना तो ये एक सप्लाई चेन से गुजरता है। इफ आई मे टेक एन एग्जांपल ऑफ, लेट्स अज्यूम कि अगर मैं एग्जांपल लूं कि मैंने व्हीट प्रोड्यूस किया, लेकिन क्या हम केवल व्हीट को डायरेक्ट ऐसे ही कंज्यूम कर लेते हैं? नहीं, इसी व्हीट से क्या होता है, आगे जाकर आपका फ्लावर बनता है, ठीक है ना, फ्लावर बनता है, फिर इसी फ्लावर से आगे जाकर आपका ब्रेड बनता है, और फिर इसी ब्रेड से लेट्स अज्यूम आगे जाकर केक बन रहा है। तो हम तो इस फाइनल केक को कंज्यूम कर रहे हैं ना, लेकिन उस केक को बनने के प्रोसेस में ये कई सारी चीजें जो है उसके रॉ मटेरियल के रूप में डेवलप हो रही हैं। तो जब हम बात करते हैं कि जीएसटी से पहले जो सिस्टम्स थे, अगर मैं वैट को छोड़ दूं तो इससे पहले जो सिस्टम थे उसमें कई बार क्या होता था ना कि इन सारे स्टेजेस पर अलग अलग टैक्स लग जाते थे, जिस कारण से क्या होता था, टैक्स के ऊपर टैक्स का कैस्केडिंग इफेक्ट भारत में देखने को मिलता था। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि टैक्स के ऊपर कई बार टैक्स लग जाता था, जिसको हम डबल टैक्सेशन भी कहते हैं। एक ही प्रोडक्ट के ऊपर एक के बाद एक दोबारा टैक्स लग जाता था। अगर मैं हल्का सा या अगर मैं शॉर्ट में अगर इस बात को समझाने की कोशिश करूं तो आप कुछ ऐसा समझ लीजिए कि लेट्स अज्यूम आपने 100 रुपए का व्हीट खरीदा और जब उसको फ्लावर में कन्वर्ट किया तो लेट्स अज्यूम कि वो 200 का फ्लावर था। अब अगर मान के चलिए गवर्नमेंट ने इस व्हीट के सेल के ऊपर टैक्स लगाया है, लेट्स अज्यूम 10% टैक्स लगाया है, तो एक बात बताइए, ये जो 100 रुपी है ये तो इस 200 में ऑलरेडी इंक्लूडेड है और सरकार ने इस 100 रुपी के ऊपर तो ऑलरेडी 10% टैक्स ले रखा है। अब अगर सरकार इस 200 के ऊपर भी 10% टैक्स लगाती है जो कि 20 रुपी के आसपास होगा, 20 रुपी होगा, तो यानी कि इस 100 रुपए पर जिस पर ऑलरेडी टैक्स दिया जा चुका है, जो इस 200 के अंदर इंक्लूडेड है, उस पर दोबारा आपने टैक्स लगा दिया। यही था डबल टैक्सेशन। इनफैक्ट जरा यहां देखिए, केवल इस 100 पर दो बार टैक्स ही नहीं लगा है, इस 100 में ये 10% टैक्स भी इंक्लूडेड है। और जब आपने इस 200 के ऊपर टैक्स लगाया है, इट मींस आपने इस 10 रुपी टैक्स के ऊपर भी तो टैक्स लगा दिया। इसी को हम बोलते हैं टैक्स के ऊपर टैक्स का कैस्केडिंग इफेक्ट। तो इस कारण से क्या हो रहा था, चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती थी और चीजें महंगी भी हो जाती थी। क्यों? क्योंकि अगर आप हर स्टेज पर बार बार टैक्स लगाएंगे तो चीजें महंगी हो जाती थी।
तो जो प्रेजेंट जीएसटी का सिस्टम है उसमें क्या कर दिया गया कि पिछले वाले स्टेजेस में से जो भी टैक्स लिया गया है ना, वो सरकार रिफंड कर देगी इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में, और केवल एक ही टैक्स लिया जाएगा जो फाइनल कंज्यूमर से लिया जाएगा। इसीलिए इसको बोला जाता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। फाइन इनफ। मैं अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपको अगर समझाने की कोशिश करूं तो ये कुछ ऐसा होगा कि लेट्स एज्यूम व्हीट सेलर ने जब व्हीट सेल किया तो गवर्नमेंट ने लेट्स एज्यूम 100 रुपए का सेल किया, तो गवर्नमेंट ने इससे 10% टैक्स लिया, तो 10% टैक्स लिया तो सरकार के पास टैक्स के रूप में कितना चला गया, 10 रुपये चला गया, ठीक है ना। लेकिन जब इससे फ्लावर बना या लेट्स एज्यूम जब इससे ब्रेड बना, तो मैं मान के चल रहा हूं कि ब्रेड वाले ने कितना 500 रुपए का ब्रेड बनाया, 100 रुपए के व्हीट से 500 रुपए का ब्रेड बनाया। नाउ लेट्स एज्यूम कि अगर इस ब्रेड पर 10% इसने टैक्स दिया, तो इस पर 10% टैक्स कितना बन रहा है, 50 रुपए का टैक्स बन रहा है, 50 रुपए का टैक्स बन रहा है। तो जैसे ही इसने 50 रुपए का टैक्स दिया ना, तो ये क्लेम करेगा गवर्नमेंट को कि देखो मैं उस व्हीट का फाइनल कंज्यूमर नहीं था, मैंने आगे बेचा है इसको, तो मेरे नाम से आपके पास जो ये 10 रुपए टैक्स के रूप में गया है आप उसे मुझे रिफंड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि वो मेरा इनपुट था, आई एम नॉट द फाइनल कंज्यूमर। तो मेरे नाम से जो व्हीट सेलर ने आपको 10 रुपए टैक्स दे रखा है वो आप मुझे वापस कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको नया टैक्स दे रहा हूं 50 रुपए का, जो मैं किससे लेकर दे रहा हूं, मैं केक वाले से लेकर दे रहा हूं। तो इससे क्या हुआ कि पीछे जो टैक्स गया था ना वो इसको वापस मिल जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में, आईटीसी के रूप में। फाइन इनफ। नाउ लेट्स अज्यूम कि केक वाले ने 1000 रुपए का केक बना दिया इससे। अब केक वाला जब हमें और आपको कस्टमर को सेल करेगा ये 1000 रुपए का, तो फिर से मैं मान के चल रहा हूं कि 10% टैक्स लगा, यानी कि ये 100 रुपए दे देगा सरकार को टैक्स के रूप में। तो जैसे ही ये 100 रुपीज सरकार को टैक्स के रूप में दे देगा, ये सरकार को बताएगा कि देखिए हमारे नाम से 50 रुपए टैक्स गया होगा, ब्रेड वाले ने आपको दिया होगा, हम फाइनल कंज्यूमर नहीं थे, हमने सामान को आगे बेचा है, तो हमारे नाम से जो 50 रुपए आपके पास टैक्स के रूप में गया है वो हमें रिफंड कर दीजिए, और सरकार उसे रिफंड कर देगी आईटीसी के रूप में, इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में। तो ऐसे देख लीजिए क्या हुआ, जितने भी प्रीवियस स्टेजेस में टैक्स गए थे वो तो सारे रिफंड हो गए, केवल एक टैक्स गया जो कि फाइनल कंज्यूमर ने दिया। इसीलिए इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो पहला तो ऑब्जेक्टिव क्या हुआ जीएसटी लाने का, कि टैक्स के ऊपर टैक्स का जो कैस्केडिंग इफेक्ट है उसको खत्म कर देना। दूसरा ऑब्जेक्टिव हुआ कि जो एक ही चीज के ऊपर पहले भी टैक्स लग चुका था, बाद में बार बार जो टैक्स लग रहा था जिसको हम डबल टैक्सेशन कह रहे थे, उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देना। फाइन इनफ। और तीसरा जो अपने आप इंपैक्ट आएगा जब सबका टैक्स जो है वो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में वापस मिल जाएगा, तो ऑब्वियसली चीजों की कीमतें भी तो कम हो जाएंगी, तो इससे क्या होगा, महंगाई भी कम होगी या फिर चीजों के प्राइसेस कम होंगे। फाइन इनफ। तो दैट वाज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिंगिंग दिस जीएसटी। नाउ लिसन, आप सबने सुना होगा कि जो जीएसटी लाया गया था 2017 में, इसमें 4 स्लैब्स लाए गए थे। 4 स्लैब्स का मतलब क्या है कि बोला गया था कि हम गुड्स और सर्विसेज को 4 स्लैब के अंदर ही रखेंगे, या तो 5%, 12%, 18% या 28%। ये 4 स्लैब बनाए गए थे, ठीक है ना। यानी कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं वी विल ट्राई टू पुट देम अंडर दीज स्लैब्स, यानी कि या तो उनके ऊपर 5% टैक्स लगेगा, या 12% टैक्स लगेगा, 18% टैक्स लगेगा, या 28% टैक्स लगेगा, ठीक है ना। तो ये सिस्टम लाया गया था। ऑब्वियसली मैं यहां पर आपको मेंशन करना चाहूंगा कि इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और अल्कोहल को बाहर रखा गया था। इन पर अभी भी पुराना वाला जो आपका स्टेट वैट, सेंट्रल वैट, वो वाला जो सिस्टम है, स्टेट सेल्स टैक्स वगैरह वाला, यानी कि प्रायर टू जीएसटी जो सिस्टम चलते थे वो अभी भी चल रहे हैं। रीजन आप जानते हैं क्यों? क्योंकि स्टेट्स ने सीधे से मना कर दिया क्या कि हम उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर तभी एग्री करेंगे जब आप इन दोनों चीजों को बाहर करिएगा। और आप जानते ही हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का इनकम का सबसे बड़ा सोर्स क्या होते हैं, यही दोनों चीजें होती हैं। तो दैट इज व्हाई इन दोनों को अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। यहां पर मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा कि 2017 में जीएसटी को लाने के लिए 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया था, जो कि फाइनली पास हुआ 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के रूप में। तो आप ये बात जान लीजिए कि भारत में जीएसटी को लाने के लिए संविधान में संशोधन किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू ब्रिंग जीएसटी इन प्लेस।
फाइन इनफ। तो ये 4 स्लैब्स थे। नौ बात यहां पर ये उठ रही थी कि भारत में तो 4 स्लैब है, जबकि जीएसटी को लाने के समय हमारा नारा क्या था? वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, कि एक देश में एक ही टैक्स चलेगा। अब देखिए, इसके 2 अलग अलग इंटरप्रिटेशन लोगों ने निकाले। पहला तो इंटरप्रिटेशन लोगों का ये कहना था कि चलो कम से कम अब कोई एक प्रोडक्ट होगा, अगर वो 5% वाले स्लैब के अंदर है तो पूरे भारत में उस पर 5% ही टैक्स लगेगा, जो कि पहले अलग अलग हुआ करता था। क्यों? क्योंकि हर स्टेट्स अपने हिसाब से अलग अलग टैक्स लगाती थी। तो एक तो इंटरप्रिटेशन ये माना गया, लेकिन इसका एक दूसरा इंटरप्रिटेशन जो ज्यादा प्रोग्रेसिव था वो ये था कि यानी कि हम भारत में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन सब के लिए एक ही टैक्स स्लैब रखेंगे। एंड लेट मी टेल यू दिस कि वर्ल्ड में कई सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर जीएसटी में एक ही स्लैब है। ठीक है, एग्जांपल के लिए आप ताइवान देख सकते हैं, सिंगापुर देख सकते हैं, ये सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर जीएसटी के अंदर केवल एक ही स्लैब है। कुछ कंट्रीज हैं जहां पर 2 स्लैब हैं। भारत में कितने स्लैब हैं? भारत में 4 स्लैब थे। ठीक है ना? तो इसी स्लैब से रिलेटेड जो कॉम्प्लेक्सिटीज थी ना, इनको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया गया है, आज 22 सितंबर से भारत में 4 स्लैब की जगह पर 2 स्लैब कर दिए गए हैं। यानी कि एट प्रेजेंट भारत में स्लैब होंगे केवल 5% वाला और 18% वाला। जो 12% वाला स्लैब था उसको खत्म कर दिया गया है, और जो 28% वाला भी स्लैब था उसको भी खत्म कर दिया गया है। तो अब भारत में केवल 2 ही स्लैब है। कौन कौन से स्लैब है? एक है 5% वाला स्लैब और दूसरा है 18% वाला स्लैब। इसके अलावा भी आप लोगों ने सुना होगा कि सर हमने कुछ 40% वाला भी सुना था। देखिए, ये कोई स्लैब नहीं है, आप इसको ऐसा मान सकते हैं कि एक एडिशनल सिस्टम बनाया गया है फॉर सिन गुड्स। सिन गुड्स। अब पहली बात तो मैं बताऊं आपको, मेरे को ये सिन गुड्स वाला चक्कर बहुत एप्रोप्रिएट तो लगता नहीं है, बट हाँ, सरकार का ऐसा मानना है कि कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जैसे कि टोबैको हो गया, अल्कोहल हो गया, उनको वो सिन गुड्स मानते हैं और उनको 40% वाले स्लैब में रख देते हैं। ऑब्जेक्टिव ये होता है कि महंगा होगा तो लोग कम कंज्यूम करेंगे। अब मेरा यही क्वेश्चन है क्या कि जिनको आदत है 50 का है, आप 100% भी टैक्स लगा दीजिए तब भी वो तो कंज्यूम करेंगे। खैर, सरकार का ऐसा मानना है। तो केवल सिन गुड्स ही नहीं, इसके अलावा कुछ लग्जरी आइटम्स जैसे कि बड़ी कार, मतलब जो महंगी महंगी चीजें हैं, लग्जरी आइटम्स, उन सबको भी इस 40% वाले स्लैब के अंदर डाल दिया गया है। लेकिन मेनली जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो मेनली इस 5% वाले स्लैब और 18% वाले स्लैब के अंदर आ जाएंगे। तो ये नया रिफॉर्म किया गया है। अब जरा देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस रिफॉर्म को लाने के पीछे जो प्लानिंग है वो काफी लंबे समय से चल रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसी साल के बजट में, यानी कि अभी जो आपका 1 फरवरी 2025 को जो बजट लाया गया था, इसमें गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स से रिलेटेड भी रिफॉर्म किए थे। तो ये उसी कड़ी में एक अगला कदम माना जा रहा है कि इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब जीएसटी या फिर इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड भी रिफॉर्म किए जा रहे हैं। वैसे भी भारत में आप लोगों ने सुना होगा पिछले कई सालों में सरकार को कई बार जीएसटी से रिलेटेड बहुत सारे क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है। जैसे कि आपने सुना होगा कि ऑपोजिशन बार बार गब्बर सिंह टैक्स कहती रही है। लास्ट ईयर आपने सुना था कि इंश्योरेंस वगैरह में जो 18% जीएसटी लिया जा रहा था उसको लेकर काफी डिबेट डिस्कशन हो रहा था कि सरकार खुद हेल्थ केयर प्रोवाइड नहीं करती है, और अगर हम खुद अपने लिए अरेंज कर रहे हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज वगैरह को तो सरकार उसके ऊपर जीएसटी ले रही है 18%। इसके अलावा कई सारे क्रिटिक का यह भी कहना था कि कहां तक ये सही है कि आप बुक्स, कॉपीज, पेन, इन सबको 12% जीएसटी के अंदर रख रहे हैं, यानी कि आप पढ़ाई को और महंगा कर रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि सरकार ने इन सारे क्रिटिसिज्म या जो भी जीएसटी से रिलेटेड सरकार के ऊपर क्रिटिसिज्म किए जा रहे थे, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये एक आप बोल सकते हैं कि मेजर रिफॉर्म लाया है। कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि जिस तरीके से अभी ग्लोबल लेवल पर देखने को मिल रहा है कि ट्रंप की टैरिफ पॉलिसीज के कारण कंजम्पशन अपने आप में अंडर क्वेश्चन आ रहा है। क्यों? क्योंकि भारत से चीजें अब अमेरिका में उतनी आसानी से नहीं सेल हो पाएंगी जैसे कि पहले हो पा रही थी। तो ऐसे कंडीशन में भारत में कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए भी सरकार का ये कदम माना जा रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा भी मानना है कि इससे चीजें सस्ती होंगी, तो जब चीजें सस्ती होंगी तो लोग उन चीजों की और ज्यादा डिमांड क्रिएट करेंगे। इससे क्या होगा? भारत में कंजम्पशन फिर से बूस्ट होगा। अब सरकार का तो कहना है कि इस रिफॉर्म के कारण सरकार को टैक्स रिसीट में या फिर सरकार को जो पैसे मिलते थे उसमें बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। लेकिन
वही बात है कि सरकार एक हाथ से देती है तो दूसरे हाथ से ले भी लेती है। तो सिंपल सी बात है, अगर कंजम्पशन बढ़ेगा तो कंपनीज का प्रॉफिट भी बढ़ेगा, कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ेगा तो सरकार को कॉर्पोरेट टैक्स या बाकी टैक्स के रूप में भी तो चीजें मिल जाएंगी। तो देखते हैं फ्यूचर की एक, अब तो ये बात फ्यूचर में ही छुपा हुआ है क्या कि इस नए रिफॉर्म का क्या कुछ इफेक्ट आता है हमारी इकोनॉमी के ऊपर। हालांकि आपने न्यूज में ये बातें भी सुनी होंगी क्या कि जीएसटी कम हो जाने पर क्या हमें एग्जैक्टली ऐसा दिखेगा कि चीजें जो है वो इतनी ही कम हो रही है। अब देखिए, सरकार का तो कहना है कि सरकार इस चीज पर बहुत नजर रखने वाली है कि कहीं प्रॉफिटियरिंग तो नहीं हो रहा है। आपने ये टर्म सुना होगा, प्रॉफिटियरिंग, ठीक है ना। प्रॉफिटियरिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है कि कल तक जब 18% जीएसटी मान के चलिए, या सॉरी आप ऐसा मान लीजिए कि किसी प्रोडक्ट पर 12% जीएसटी लग रहा था, अब उसको जीएसटी से बाहर ही कर दिया गया है, लेट्स अज्यूम कि उसको जीरो कर दिया गया है, तो क्या चीजें उस रेशियो में सस्ती हुई कि नहीं। कई बार क्या करते हैं ये जो कंपनीज वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, प्राइस को बढ़ा देते हैं और उसी प्राइस पर सेल करते रहते हैं। अब सरकार का तो कहना है कि वो इस चीज के ऊपर नजर रखेगी, बाकी देखते हैं हम कि अब चीजें किस तरीके से अनफोल्ड होती हैं। So this was a brief discussion about your GST. I hope all your doubts regarding GST या फिर आपके मन में जो भी आपके सराउंडिंग में जो न्यूज चल रहे हैं या जो भी बातें चल रही है उनको समझ पाने में अब आपको थोड़ी आसानी होगी। तो with this we will conclude our discussion for the day. See you soon.